ओके, तो आज हम लोग है पैरा 349 का पॉइंट नंबर 4 जो कल हमने पढ़ा था, टेम्पररी रिपेयर्स एंड परमानेंट रिपेयर्स। उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो इसको एक बार रीड कर लेता हूं मैं पहले। क्या कह रहा है मैनुअल हमारा टेम्पररी रिपेयर्स में? इफ अ वेल्डिंग पार्टी इज नॉट रेडिली अवेलेबल। देखो, इमरजेंसी रिपेयर में हमने क्या किया? इमरजेंसी रिपेयर में हमने पट्टियां बांध दी टेम्पररी उस फ्रैक्चर के ऊपर, गाड़ियां पास कर दिया, कॉशन ऑर्डर वगैरह हमने इम्पोज किया, उसके साथ साथ गाड़ियां चल रही थी। आगे क्या कह रहा है? इफ अ वेल्डिंग, अब आपका टेम्पररी रिपेयर का मतलब क्या है? कि रेल बदली करना। टेम्पररी रिपेयर, इसका मतलब क्या हुआ टेम्पररी रिपेयर का? कि रेल बदली करें, ठीक है। अब रेल बदली कर रहे हैं, हम एलडब्ल्यूआर में है, तो एलडब्ल्यूआर में ज्वाइंट तो देना नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग रेल फ्रैक्चर अटेंड करते हैं तो रेल बदली करते हैं हम लोग। तो जब भी रेल बदली करेंगे तो फ्रैक्चर एक होगा, लेकिन जब भी आप रेल बदली करेंगे तो वहां पे जो दो ज्वाइंट पैदा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? टू ज्वाइंट्स आर प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं? तो सबसे बेस्ट तो ये होगा, जय। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि हमारा जो है रेल फ्रैक्चर जो हुआ ना, सबसे बेस्ट तो ये हुआ कि रेल फ्रैक्चर हुआ, उसी टाइम पे हम लोग रेल बदली, सॉरी रेल, जब भी हम रेल बदली करें, रेल फ्रैक्चर हुआ तो इमरजेंसी रिपेयर, लेकिन उसके बाद में सबसे अच्छा तो ये होगा कि हमने जब एक बार रेल बदली कर दिया, रेल बदली करने के बाद में उसी टाइम वेल्डिंग कर दे, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी टेम्पररी रिपेयर परमानेंट रिपेयर दोनों काम एक साथ हो जाएगा। लेकिन मैनुअल क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली बात कर रहा है, इफ अ वेल्डिंग पार्टी इज नॉट रेडिली अवेलेबल, यानी हमारे पास वेल्डिंग पार्टी अवेलेबल नहीं है, तब क्या करना? दो चीजें हो सकती है, एक तो वेल्डिंग पार्टी अवेलेबल नहीं होगी, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास इतना ब्लॉक ना हो कि हम रेल भी बदली कर ले और ब्लॉक और वेल्डिंग भी कर दें। दोनों ही चीजें हो सकती है। सफिशिएंट ब्लॉक ना हो रेल बदली करके दो वेल्डिंग करने की, या फिर ये कहा जाए कि भाई रेल बदली कर दिया लेकिन वेल्डिंग पार्टी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वेल्डिंग की टीम अवेलेबल नहीं। तो क्या कहता मैंने, इफ अ वेल्डिंग पार्टी इज नॉट रेडिली अवेलेबल, द फ्रैक्चर शैल बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ कट रेल 4 मीटर और लॉन्गर। 4 मीटर या 4 मीटर से बड़ा रेल का टुकड़ा, जिसको हम लोग कट रेल बोल रहे हैं यहाँ पर, इस्तेमाल करेंगे रिपेयर करने में। एंड इट इज क्लैंपेड और बोल्टेड एज पर द अरेंजमेंट शोन। अरेंजमेंट हम जानते हैं कि वो जो है किस तरीके से दोनों जॉइंट को हम लोगों को बांधना, हमने ये पहले देख लिया फिगर 3.9 10 11 12। वो जो है स्क्रू क्लैंप से रेल को कैसा पट्टियों को बांधते हैं, अगर वेल्डिंग है तो जॉगल पट्टी को किस तरीके से क्लैंपिंग करते हैं, उसके बारे में तो वो हम नहीं देखने वाले अभी, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में चले आते हैं हम लोग। यहाँ क्या कह रहा है मैनुअल? अ ट्रैफिक ब्लॉक शैल बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ ध्यान दें कि रेल बदली करना है, टेम्पररी रिपेयर, तो क्या लगेगा? हमें ट्रैफिक ब्लॉक लगेगा। तो कब लेंगे? एज सुन एज पॉसिबल। कब लेंगे ट्रैफिक ब्लॉक? जितना जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन कब? when the rail temperature is within the range specified for TD or as near as possible to TD। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एग्जाम्पल लूंगा तो समझाना आसान होगा। मान के चले, मान के चले कि अगर मैं सपोज आई एम इन जोन 2, मान के चले कि मैं किस जोन में हूं? मैं जोन 2 में हूं, ठीक है। अब जोन 2 में हूं मैं, तो जोन 2 के हिसाब से अगर मैनुअल में देखा जाएगा तो हमारा टीडी का रेंज क्या है? टीडी का रेंज क्या क्या है उसके अंदर? वो टीडी का रेंज है टीएम से लेकर Tm+5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टीडी इस रेंज के अंदर होगी। टीडी हमारी जो होगी इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं होगी, टीडी से टीएम से लेकर Tm+5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी। तो ये जो रेंज है, तो जो ब्लॉक यहाँ लेने की बात चल रही है, यहाँ पे वो बात हो रही है कि ट्रैफिक ब्लॉक कब लेंगे? जब हमारा रेल तापमान ये टीएम से लेकर Tm+5 के बीच में होगा, या फिर मेरा जो टीडी की वैल्यू होगी उसके करीब करीब, जो भी वैल्यू टीडी की होगी वो तो इसके बीच में ही होगी, तब हमको ये ट्रैफिक ब्लॉक लेना है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात आती है यहाँ पर कट लगाने की, जिसके अंदर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार देख लेते थे क्या कह रहा है यहाँ पे। दो अप्रोचेस है, दो अप्रोचेस है, ज्यादा कुछ उसमें फर्क नहीं है, लेकिन दो तरीके से बताया तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बोथ आर डिफरेंट। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट 1 की। 4A का 1 हाईलाइट कर लेते हैं पहले इसको। क्या कहता है मैनुअल?
2 points on either side of the fracture shall be marked। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेल बना लेते हैं, नीचे हम लोग एक रेल बना लेते हैं ताकि हमको साइमल्टेनियसली समझना आसान हो। समझिए ये मेरी रेल है एंड से इसके अंदर यहाँ कहीं पर से यहाँ पर एक फ्रैक्चर डेवलप हो गया, जो भी उसका विड्थ होगा, जो कुछ भी वॉट एवर। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, रेल फ्रैक्चर होगा। क्या हो गया, शॉर्टकट में RF लिखता हूं मैं, तो रेल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे रेल फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पे हमने पट्टी वट्टी बांध दी है, इमरजेंसी रिपेयर किया, सब कुछ ठीक है। अब हमको यहाँ पे रेल बदली करना है। क्या करना है, हमें इस फ्रैक्चर को निकालना है, तो रेल बदली करना है। तो क्या करेंगे, पढ़ें इसको जरा। 2 पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर के दोनों तरफ मार्किंग करनी है। क्या करना है, मार्किंग करनी है। 2 पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर शैल बी मार्क्ड ऑन द रेल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अवेलेबल रेल क्लोजर। ठीक है, जो भी अवेलेबल रेल क्लोजर होगा उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। देखो, 2 पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर शैल बी मार्क्ड ऑन द रेल सच दैट लेंथ ऑफ रेल क्लोजर टू बी इंसर्टेड। सॉरी, ये अवेलेबल रेल क्लोजर की बात हो रही है और यहाँ पे रेल क्लोजर इंसर्ट की। देखो, 2 points on either side of the fracture shall be marked on the rail such that length of closer rail to be inserted, length of closer rail to be inserted। जो क्लोजर को इंसर्ट करना है, जो रेल का टुकड़ा हमको इंसर्ट करना, मान के चलो यहाँ पर मेरी एक रेल है, इसको मुझे इंसर्ट करना है, ब्लैक कलर से जो मैंने यहाँ बनाई है, इसको इंसर्ट करना है। इसकी लंबाई कितनी हो, रेल it will be equal to the total length of the rail pieces removed from the track minus allowance for 2 weld। यानी कि ये जो है रेल का टुकड़ा जो हम लोग निकाल रहे हैं, उससे ये जो है 2 वेल्डिंग गैप छोटा हो। यानी मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, समझो यहाँ पर मैंने एक कट लगाया और यहाँ पर एक कट लगाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रेल डाल रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, सॉरी। जब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं, तो यहाँ दोनों तरफ मेरे पास एक वेल्डिंग गैप प्रोड्यूस हो जाए, इस तरीके से वेल्डिंग गैप प्रोड्यूस हो जाए। आ रही बात समझ में, वेल्डिंग गैप मेरे पास दोनों तरफ प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि रेल जो है हमारी जितनी हमने निकाली, वो जो है ये रेल डालने के बाद में, ये रेल जो ऊपर थी, इसको जब हमने इंसर्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ दोनों तरफ मुझे वेल्डिंग गैप मिल जाए। ठीक है, और वेल्डिंग गैप आमतौर पर जो साधारण वेल्डिंग हम लोग करते हैं वो 25 mm गैप की होती है, और 100 कट करते तो आधा आधा 1 mm का थोड़ा सा फर्क हो जाता। तो मैनुअल क्या कह रहा है, तो जो भी आपकी जो है लेंथ ऑफ द रेल क्लोजर टू बी इंसर्टेड, ये जो रेल क्लोजर जो हम इंसर्ट करेंगे, ये कितनी हो, जितना ट्रैक से निकालेंगे माइनस 2 वेल्ड गैप के हिसाब, बराबर। ठीक है, ये हम लोग इसमें से निकालेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसका परमानेंट रिपेयर देख लेते हैं हम लोग, फिर सेकंड वाला अप्रोच पे हम जाएंगे, पॉइंट नंबर 2 पे हम बाद में जाएंगे। ये टेम्पररी रिपेयर है कि आपने क्या किया, दोनों तरफ जो है कट लगा के एक रेल पीस को डालने के लिए 2 वेल्डिंग गैप आपने बना दिया। ओके, अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूं स्क्रॉल करके। पॉइंट ए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पॉइंट ए वील बी डिस्कसिंग। ठीक है, अब इसका ये बी पढ़ लेते हैं पहले, टेम्पररी रिपेयर में ये बी पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है उससे। द रेल शैल देन बी, आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा दिया। अब रेल को क्या करेंगे, द रेल शैल देन बी कट एट दिस पॉइंट साइमल्टेनियसली, दोनों तरफ रेलों को यहाँ पे कट लगाया जाएगा दोनों तरफ से, इफ पॉसिबल। फिर बाद में क्या करेंगे, क्लोजर रेल शैल देन बी इंसर्टेड, बाद में क्या करेंगे, रेल का टुकड़ा उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, आप रेल का टुकड़ा आपने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आप वेल्डिंग तो नहीं कर पा रहे ना अभी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पट्टी लगा देंगे। क्या करेंगे, पट्टियां लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर पॉइंट ए 4A1 जो भी हमने अभी वही पढ़ा ना, इसके हिसाब से अगर कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, वन ऑफ द जॉइंट्स, क्या कह रहा है मैनुअल, वन ऑफ द जॉइंट्स
एक तरफ का जॉइंट, यानी जो गैप यहाँ 25 mm गैप है, यहाँ 25 mm गैप है, आप पट्टी बांधेंगे तो वो जो है प्ले आएगा ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मैनुअल कि भाई ये जो जॉइंट का जो है एक तरफ से सरका लें और एक तरफ पे क्लोजर रेल का टुकड़ा डाल दें। क्या करें, रेल क्लोजर का टुकड़ा। इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, रुको मैं यहाँ पर फ्रेश मार्किंग कर देता हूँ, या तो मैं टुकड़े को तो सरका नहीं सकता। तो व्हाट आई विल डू, ये इधर समझो इस तरीके से यहाँ पे एक जॉइंट को एक तरफ मैच कर लिया, और ये जो गैप जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है, जो एक्स्ट्रा गैप प्रोड्यूस हुआ ये से इसको मैंने इधर पर ले लिया। ठीक है, तो ये गैप ज्यादा हो गया ना, जो भी यहाँ पर गैप था दोनों तरफ रेल को टुकड़ा एक तरफ थोड़ा मैच कर दिया जितना मिला सके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पट्टी बांध दिया। क्या कर दिया मैंने, पट्टी बांध दिया। ये लो इधर पे एक पट्टी बांध दिया। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ गैप बढ़ गया ना, तो इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर क्या करें, एक रेल क्लोजर का टुकड़ा मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, रेल का, यानी कि जो होता है ना, जो भी होगा 25-30 mm, 25-30 mm की 40 mm के आसपास जो गैप रहेगा, यहाँ पर एक रेल का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए। ये टुकड़ा डालने के बाद में यहाँ पर हम क्या करें, अब यहाँ पर हम पट्टी बांधे। टेम्पररी है ना, दोनों तरफ हमने क्या किया, पट्टी बांधी, यानी यहाँ पे तो गैपलेस बना दिया इसको करीब करीब, यहाँ पट्टी बांध दिया टेम्पररी, और यहाँ पर क्या किया, जॉइंट को एक तरफ से समेट लिया और यहाँ पर रेल क्लोजर का टुकड़ा हमने डाल दिया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर सी कह रहा है। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब हम और नीचे जाते हैं आगे। अब इनका हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट रिपेयर। अभी फाइ ए को नहीं पढ़ना, फाइ ए कुछ एक अलग चीज है, फाइ ए जरा अलग चीज है, हम लोग ये वाला फाइ बी पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिलेटेड टू 4A1 है ना, रिलेटेड टू 4A1 है, जिसके अंदर डाउट था हमको। क्या कह रहा है, इन केस रेल क्लोजर एज पर पैरा 4A1 हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमने बटोर लिया ना जॉइंट को, तो जमा कर लिया, तो क्या है, in case rail closure as per para 4A1 has been provided for temporary repair, one joint of the rail closure shall be welded without rail tensor। अब हमने क्या किया, अब हमने परमानेंट रिपेयर में आए, यानी कि अब हमने दूसरा ब्लॉक लिया। परमानेंट रिपेयर यानी कि एक अलग ब्लॉक लिया वेल्डिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो पट्टियां हमने बांधी थी इसको अनफासन कर देंगे, यहाँ की पट्टियां यहाँ की पट्टियां निकाल देंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, अब ये जो इधर पे इसको सेग्रीगेट किया था, अब यहाँ पर एक गैप वापस से पहली तरह कर देंगे। वेल्डिंग करना है ना, अब यहाँ पे वेल्डिंग करना है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक जॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, और एक रेल क्लोजर का टुकड़ा जो होगा हमारा वो निकाल दिया जाएगा। ये जो रेल का क्लोजर का टुकड़ा था वो निकाल दिया। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर ये जो है आपकी रेल पहले जैसी थोड़ी सी थोड़ा सरका दिया आपने इसको, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, एक तरफ का जॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूं, इस तरफ का जो जॉइंट है मेरा, इसको, ये वाला जॉइंट, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया विदाउट रेल टेंसर। यहाँ कोई रेल टेंसर वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इसकी क्या कर दिया हमने, वेल्डिंग कर दी। ठीक है, से आई हैव वेल्डेड इट। लो इधर पे हमने वेल्डिंग कर दिया, पट्टियां वगैरह निकाल दी जाएगी यहाँ पे से, ये वेल्डिंग हो गई। अब ये जॉइंट बचा है, तो दूसरे टाइप पे क्या कहता है, however to ensure correct gap during welding the other joint tensor shall be used, यानी रेल टेंसर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब हमने दूसरी जगह क्या करना है, एक रेल टेंसर लाना है, और रेल टेंसर यहाँ पर लगा के दोनों रेलों को क्या करेंगे, पुल किया जाएगा। दे विल बी पुल्ड, जो गैप होगा उसको क्या करेंगे, पुल करके यहाँ पर अब करेक्ट गैप जो वेल्डिंग का होगा वो इंश्योर करेंगे। अब उसके बाद में टेंसर लगी पोजीशन में ही हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू वेल्ड दिस, हमें क्या करना है, इसकी वेल्डिंग करना। ठीक है, ये हो गया हमारा 4A1 वाला अप्रोच। ओके, ये हो गया। अब हम लोग दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, 4A2। 4A1 अप्रोच आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, जिनको भी डाउट था। ठीक है, तो ये जो है 4A1 वाला अप्रोच था, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे अप्रोच की तरफ जाते हैं, यानी दूसरा अप्रोच क्या है हमारा, 4A2, ये वाला 4A, इसका 2, पॉइंट नंबर 2, ये वाला अप्रोच जो सेकेंड वाला है हमारा 4A2। क्या कह रहा है हमारा मैनुअल ये अप्रोच के अंदर, Alternatively, 2 points on either side of the fracture shall be marked on the rail at a distance equal to the length of the available rail closure। मेरे पास एक रेल क्लोजर अवेलेबल था, उसके हिसाब से क्या किया हमने, अब ये दूसरा वाला डायग्राम यहाँ नीचे ही बना देता हूँ कंपेयर करने के लिए।
आपको समझने में, कलर भी अलग रख देते थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग, ये एक रेल का टुकड़ा है, से इसमें भी यहाँ कहीं पे रेल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रेल फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर शैल बी मार्क्ड ऑन द रेल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अवेलेबल रेल क्लोजर। जो मेरे पास रेल क्लोजर अवेलेबल है उसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। से आई हैव मार्क्ड इट लाइक दिस, मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर दी। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी और यहाँ पर मार्किंग कर दी, दो जगह पे मैंने क्या कर दी, मार्किंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है द लेंथ ऑफ क्लोजर रेल शुड नॉट बिकम द लेंथ ऑफ क्लोजर रेल शुड नॉट बिकम लेस देन 4 मीटर एट द टाइम, एक मिनट, लेंथ ऑफ क्लोजर रेल शुड नॉट बिकम लेस देन 4 मीटर एट द टाइम ऑफ परमानेंट रिपेयर। यानी कि रेल का टुकड़ा अब इस तरीके से डाला जाए, यहाँ पर रेल जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लोजर रेल, वो ऐसे यूज की जाए कि जब परमानेंट रिपेयर करे तो उसकी लंबाई 4 मीटर से कम ना हो, ठीक है। चलो इतना समझ लें, यहाँ पर आगे बढ़ते जरा हम लोग, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, विल मूव अहेड। फिर बाद में क्या कहता है, द रेल शैल देन बी कट थ्रू एट दिस पॉइंट साइमल्टेनियसली। क्या करेंगे फिर यहाँ पे दोनों जगह क्या करेंगे, हम लोग कट लगाएंगे। से हमने कट लगा दिया, यहाँ पर एक कट लगा दिया, और से दूसरी जगह कट लगा दिया। कट लगा दिया आपने, फिर बाद में क्या करना, इफ पॉसिबल, सॉरी, द क्लोजर रेल शैल देन बी इंसर्टेड। अब जो रेल इसके अंदर एक इंसर्ट कर दिया, सो मैंने यहाँ पर एक रेल सपोज इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ कट लगाने के बाद में रेल को वैसे ही इंसर्ट कर दिया आपने। अब इसके बाद में आगे क्या कहता है, ट्रैफिक को जो है रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे पास कर दे, पट्टी वगैरह बांध के। यानी यहाँ पर जो है 200 कट की बात नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये पॉइंट बी के अंदर, ये इसके अंदर देखिए, पीछे चलता हूँ, 1 2 के अंदर दो कट के बारे में बात नहीं हो रही है कि जो 200 कट होती है ना। देखिए ये वाली चीज, ये जो 1A में था, 2 welds एंड सॉरी अलाउंस फॉर 2 welds माइनस अलाउंस फॉर 2 welds एंड 100 कट। जो 1A1 में बात हो रही थी, 4A1 में, ये बात हमारी इसमें पॉइंट 2 में नहीं हो रही। यहाँ पे खाली क्या कह रहा है, जितना रेल डालना है उसके हिसाब से आप रेल को सिर्फ इंसर्ट कर दो। यानी कि करीब करीब जितनी रेल काटी निकाली और उसको अंदर डाल दो। अब आपका रेल फ्रैक्चर वगैरह हुआ था वो साथ में उसको निकाल दो, इसके अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग परमानेंट रिपेयर के अंदर। परमानेंट रिपेयर के अंदर ये पॉइंट नंबर सी हमने पढ़ना है, पॉइंट नंबर सी हमें पढ़ना है। व्हाट इज पॉइंट नंबर सी, ये देखो, इन केस रेल क्लोजर एज पर 4A2, यानी कि इस तरीके से इंसर्ट किया, हैव बीन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ टेम्परेरी रिपेयर, द रेल क्लोजर शैल बी सुटेबली कट। अभी रेल का टुकड़ा जो आपने इंसर्ट कर दिया था एकदम बिल्कुल तो टाइट हो गया होगा ना ये तो, क्योंकि आपने सफिशिएंट गैप नहीं दिया था वेल्डिंग के लिए। जस्ट जो नॉर्मल गैप फिश प्लेट बांधने के लिए लगती है, आमतौर पर फिश प्लेटेड जॉइंट को 6 mm का जॉइंट गैप लगता है, तो यहाँ कुछ करीब 6 mm के आसपास, यहाँ कुछ करीब 6 mm के आसपास हमने देख उसी उतना माइनस करके हमने एक रेल का टुकड़ा डाल दिया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब वेल्डिंग करना है हमें, तो 6 mm पे तो वेल्डिंग होगी नहीं ना। तो क्या कहता है, द रेल क्लोजर शैल बी कट सुटेबली such that the length of the rail to be finally inserted in track is equal to the length of rail removed from track after fracture minus allowance for 2 welds, that is 50 mm। बस यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वो 50 mm और 51 mm का है। यानी कि यहाँ पर वेल्डिंग गैप अभी हम लोग परमानेंट रिपेयर के टाइम दे रहे हैं, टेम्परेरी रिपेयर के टाइम हमने गैप नहीं छोड़ा था। यहाँ पर पहले अप्रोच में क्या था, टेम्परेरी रिपेयर के टाइम ने गैप छोड़ दिया, फिर एक रेल क्लोजर का टुकड़ा डालना पड़ा था ना हमें। यहाँ पे रेल क्लोजर का कोई टुकड़ा डालना नहीं। अब वेल्डिंग परमानेंट रिपेयर को आ रहे हैं, इस वक्त आप क्या करेंगे, अभी अब आप जो है यहाँ पर कट लगाएंगे। क्या करेंगे, कट लगाएंगे, ताकि आपको वेल्डिंग का गैप मिल जाए। कितना गैप मिल जाए, यानी यहाँ पर भी 25 mm का गैप और दूसरी तरफ भी 25
इंटरप्शन हो गया था। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है ना अभी? तो आपको ये समझ में आया अब तक मैंने जो बताया? मैं यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ कि सेकेंड अप्रोच जो है उसमें जो है आपको वेल्डिंग का गैप ना बाद में देना है, पहले नहीं देना है। पहले गैप नहीं देना है, जबकि टेम्पररी रिपेयर में आपने क्या किया था, सिर्फ रेलों को इंसर्ट कर दिया था। अब जब आप वेल्डिंग करने वाले हैं परमानेंट, उस टाइम पे आप कट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कट कभी लग रहा है? यहाँ पर कट हमारा लग रहा है परमानेंट रिपेयर के टाइम पे। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, सपोज ये यहाँ पर, जस्ट मिनट, यहाँ पर आपने एक वेल्डिंग का गैप बना दिया, दूसरी तरफ यहाँ पर भी वेल्डिंग का गैप बना दिया। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद में आपको 5B के हिसाब से, यानी 5B यानी ये पॉइंट, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ का जो गैप है अब ये वाला आपका बच गया, यहाँ पर आपने वेल्डिंग कर देना है। ठीक है, ये सेकेंड वाले अप्रोच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर रेल टेंसर लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेल टेंसर लगाया जाएगा, और रेल टेंसर लगा के दोनों रेलों को पुल किया जाएगा। दोनों रेलों को क्या किया जाएगा? पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और जब गैप आपका वेल्डिंग के लिए बराबर मिल जाएगा, इतना वेल्डिंग का गैप मिल जाएगा, रेल टेंसर लगे हुए पोजीशन में ही वेल्डिंग कर दी जाएगी। रेल टेंसर लगे हुए पोजीशन में क्या किया जाएगा? वेल्डिंग कर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा दो अलग अलग अप्रोच था। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ एवरीबडी। जिनको भी डाउट रहा होगा, ये क्लियर हो गया होगा अभी। तो ये हमने कल पढ़ा था। और इसके बाद में जो है हमने लोकल डिस्टेंसिंग, मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकल डिस्टेंसिंग में क्या रहेगा भाई, जो भी पॉइंट पे फ्रैक्चर हुआ था, सपोज ये पॉइंट है, मैं एक मार्किंग कर देता, सिर्फ एक लाइन, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था पहले। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, तो ये जो भी पॉइंट फ्रैक्चर का था, इधर से 125 मीटर अहेड, 125 मीटर आगे और 125 मीटर पीछे, इस पूरे पोर्शन की हमको क्या करना है, चाबियों को निकाल देना है। इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस, इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट लोकल डिस्टेंसिंग ऑफ 125 मीटर ऑन आइदर साइड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन एलडब्ल्यूआर ड्यू टू परमानेंट रिपेयर। ठीक है, आफ्टर वेल्डिंग ऑफ जॉइंट्स एट ए टेम्परेचर बिलो टीडी, यानी लोकल टेम्पररी लोकल डिस्टेंसिंग हम कब करेंगे? लोकल डिस्टेंसिंग हम कौन से तापमान पे करेंगे? लोकल डिस्टेंसिंग कब करेंगे? आपको कब करना है? जब रेल तापमान कितना हो? एट अ रेल टेम्परेचर बिलो टीडी, टीडी से कम टेम्परेचर पे हमको करना है। तो क्या करेंगे? अ लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल टू 125 मीटर ऑन आइदर साइड बी अनफास्टेंड, यानी जो भी फास्टनिंग्स होगी सारी निकाल दी जाएगी। फास्टनिंग्स को क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद में क्या, बाद में टैपिंग किया जाएगा। ठीक है, टैपिंग किया जाएगा, ताकि जो इसके अंदर स्ट्रेसेस है जो ये पॉइंट पर, तो इसको सेंटर से, ये सेंटर था ना, तो इस सेंटर से इस तरीके से दो पार्टियां होगी एक साथ, तो मैं दोनों नहीं बता पाऊंगा, आप समझे। इधर से इस तरीके से टैपिंग, ऐसे दूसरी तरफ पे भी था, दोनों दो पार्टी होगी, दोनों इक्वली इक्वली करते चले जाएंगे। तो 125 मीटर आगे, 125 मीटर पीछे, 125 मीटर अहेड एंड 125 मीटर बैक साइड, दोनों कर दिया हमने। अब ये स्ट्रेसेस हमारे मैनेज हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एंड से अब चाबियां लगाते हुए आ जाएंगे, और ये हमारा हो गया लोकल डिस्टेंसिंग कंप्लीट। इसके बारे में यहाँ पर एनेक्चर 3/7 में जरा कुछ कैलकुलेशन पार्ट वगैरह दिया हुआ है, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग। स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, इसको बाद में आप कैलकुलेशन एग्जांपल्स कुछ देखिए, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दैट वी कैन सी लेटर ऑन। ये फिलहाल के लिए हम लोग वी आर गोइंग टू स्किप इट। किसी को अगर नहीं समझेगा, पूछेगा कोई पढ़, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा कल तक का पार्ट। इसी यही सारी चीजें ड्राइंग के सहायता से यहाँ पे बताने की कोशिश किया था। अब आज का हमारा फ्रेश जो है पैराग्राफ है, 340, पैरा 340 हम
डैमेज टू, जैसे हमारे सेक्शन में वर्किंग के दौरान में जैसे रेल फ्रैक्चर होता है वैसे हो जाता है, कभी कभार एससीजे भी हमारी डैमेज हो जाती है। कई बार गाड़ियां चलते चलते उसके अंदर कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं एंड इट ब्रेक्स समटाइम्स ड्यू टू रॉन्ग मेंटेनेंस प्रैक्टिस ऑल्सो एससीजे गेट्स डैमेज्ड और ब्रोकन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ट्रैक मशीन हम चला रहे हैं, ट्रैक मशीन चलाने के टाइम पे आपने देखा होगा टैंपिंग, जो हमारी ट्रैक मशीन में हमारी जो टैंपिंग मशीनें होती है, सीएसएम होने दो, ड्यूमेटिक होने दो, तो उसके अंदर रेल को लिफ्ट करने के लिए रोलर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेल को लिफ्ट करने के लिए रोलर्स होते हैं। आई जस्ट मेक यहाँ पे एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज सपोज ये मेरा स्टॉक रेल है और ये मेरा टंग रेल है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये अंदर वाला हिस्सा तो अंडरस्टूड है कि गेज फेस है, नॉन गेज फेस है। अब मेरी ट्रैक मशीन जो चला रहा था, ट्रैक मशीन जब चलती है तो वो रोलर्स को पकड़ पकड़ के टैंपिंग करने के टाइम पे उसके जो रोलर्स मूव होते हैं। तो सपोज ये उसके रोलर ये इधर इस तरफ है, एक अंदर नॉन गेज फेस तरफ वाला, ये गेज फेस तरफ, समथिंग लाइक दिस। एक मिनट। साइमल्टेनियसली ये दोनों रोलर जो है साथ साथ में चलते हुए आते हैं, ये आगे बढ़ते हुए रहते हैं। हाँ, समथिंग लाइक दिस नाउ, ठीक है। अब ये इसका मूवमेंट समझो मशीन का कुछ इस तरीके से है, मशीन का मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ओ मिनट, मशीन का मूवमेंट लाइक दिस। तो आप प्लेन ट्रैक करते हुए बंदा आ रहा था, ट्रैक मशीन वाले हमारे जो थे वो जो है मशीन चलाकर आ रहे थे पीछे से, समथिंग लाइक दिस। ये चलाते हुए आ रहे, ये रोलर आते ही गया आते ही गया आते ही गया। अब यहाँ पर जहां पर एससीजे आया तो यहाँ पे स्टॉकरेल का नॉन गेज, ये जो है नॉन गेज फेस स्टॉकरेल का जो विड्थ है यहाँ पे सपोज, अब ये पोर्शन में रोलर को हटाना होगा हमें, रोलर को ओपन करना होगा, नहीं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि ये जो है यहाँ पर आएगा तो ये इसको प्रेस कर देगा, या बाहर से आया इसको प्रेस कर देगा। तो प्रेस कर देने की वजह से क्या होगा कि स्टॉकरेल आपकी जो दब जाएगी। तो देर आर चांसेस दैट दिस स्टॉकरेल इज गेटिंग क्रैक। बहुत सारे मुमकिन है कि यहाँ पर एक जो है कहीं दरार पैदा हो जाएगी, स्टॉकरेल टूट जाएगी। तो इस परिस्थिति में मेरी एसीजे डैमेज हो गई कह सकते हैं ना। तो इसमें आई एम नॉट टेलिंग कि भाई ट्रैक मशीन वाले की गलती है, जो फील्ड में साथ में पीडब्ल्यूआई होगा उसका भी काम है कि उसको बताना है कि भाई यहाँ पर आपको रोलर को निकालना है, आगे एसीजे है। तो दोनों ही की इक्वली जिम्मेदारी, बताने वाले की भी और ऑपरेट करने वाले की भी। लेकिन सपोज गलती से या वट एवर में भी द रीजन यहाँ पर इस तरीके से एक्टिविटी हुई तो एसीजे हमारी टूट जाती है, एसीजे हमारी टूट जाती है। तो वही कह रहा है कि डैमेज टू एसीजे, द डैमेज और ब्रोकन एसीजे शाल बी रिप्लेस विथ न्यू एसीजे। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी चलते चलते भी जो हो सकता है कि इसके अंदर माइनर क्रैक था वो भी टूट जाएगा। दोनों ही चीजें, डैमेज और ब्रोकन एसीजे, दोनों ही चीजें इसके अंदर कवर हो गई। तो डैमेज और एसीजे, ब्रोकन एसीजे, इसको क्या करना है, दे शाल बी, द डैमेज और ब्रोकन एसीजे शाल बी रिप्लेस विथ अ न्यू एसीजे। यानी एसीजे अगर एक बार डैमेज हुई तो क्या करना है, उसको आपको नई एसीजे से बदलना है। The gap at the new SEJ shall be adjusted to the mean gap। तो क्या करेंगे, अब जो नया एसीजे आप बिछाएंगे तो जो मीन गैप होगा वो आपका उस जिस टाइम आप एसीजे इंसर्ट कर रहे उस टाइम क्या तापमान है, तो मीन गैप क्या है, ये एनेक्स्चर 3/9 में आप जोन के हिसाब से, और आपका जिस वक्त आप एसीजे डाल रहे हो उस टाइम क्या टेम्परेचर है वो देख लें और उसके हिसाब से आपको इंसर्ट करना है, मीन गैप के रेंज के अंदर आपको इंसर्ट करना है। आई बात समझ में? तो वो ये कह रहा है कि द गैप एट द न्यू एसीजे शैल बी एडजस्टेड टू द मीन गैप एज प्रोवाइडेड इन एक्सर 3/9 डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑफ नहीं ऑन होगा ये, डिपेंडिंग ऑन द रेल टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द रेल टेम्परेचर प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। यानी जो उस टाइम का जो तापमान, जो मैंने आपको कहा अभी, जिस वक्त मैं डाल रहा हूँ उस टाइम तापमान के हिसाब से कितना गैप होना चाहिए, वो आप मीन गैप के हिसाब से एसीजे आप नई वाली इंसर्ट कर देंगे।
ये तो हो गया कि पुरानी एसईजे डैमेज हुई, उसको बदली करने के लिए। नेक्स्ट अभी बात हो रही है कि सपोज मेरे पास एसईजे अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। इफ इफ अनदर एसईजे इज नॉट अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट, मेरे पास अवेलेबल नहीं है एसईजे। एसईजे ऐसा कोई चीज नहीं है कि रेल का टुकड़ा कि कभी यहाँ पड़ा वहां पड़ा लाके चलो भाई डाल दो, नहीं। दिस इज स्पेशल असेट, तो वो तो लिमिटेड जगह पर ही लगता है। तो सपोज मेरे पास उस वक्त नहीं है, तब क्या करेंगे, बोथ द डैमेज एसईजे एंड द अनडैमेज एसईजे ऑन द ऑपोजिट रेल एट द सेम लोकेशन शैल बी रिप्लेस्ड बाय अ क्लोजर बाय अ क्लोजर रेल एंड कनेक्टेड टू एलडब्ल्यू सीडब्ल्यू विद स्पेशल क्लैम्प्स एंड फिश प्लेट। यानी अब यहाँ पर मुझे फिर से एसईजे एक बनानी पड़ेगी, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। लाइक ये मेरी ये मेरा टंगरेल हो गया, दो एसईजे एसईजे का। और अभी एक मैं बना रहा जो है ये मेरा स्टॉक रेल। ठीक है, कच्चा पक्का डायग्राम हमने बना दिया है। एंड लेट अस अज्यूम दैट ये वाला जो है स्टॉक एसईजे का स्टॉक रेल यहाँ से कहीं से टूट गया, समवेयर फ्रॉम एनीवेयर टूट गया। तो अब एक तरफ का हिस्सा, ये क्या कह रहा है मैनुअल, इसको समझा रहा हूं मैं। इफ अनदर एसईजे इज नॉट अवेलेबल, नहीं है भाई अवेलेबल, अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट ए का क्या कहना है, अगर अवेलेबल है तो आप क्या करें, आप सिंपली क्या करें कि आप यहाँ पर एक कट लगाए, यहाँ पर कट लगाए, यहाँ कट लगाए, और आपकी जो एसईजे जो एग्जिस्टिंग वाली थी इसको निकालो, इसको निकाल के दूसरी एसईजे लाके यहाँ पर डाल दो। दैट इज फाइन, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या कहता है, बोथ द डैमेज एसईजे, यानी कि डैमेज एसईजे यानी कि इसकी बात हो रही है, ये पार्ट डैमेज एसईजे एंड अनडैमेज यानी कि दूसरा साइड, ये वाला अनडैमेज एसईजे यानी कि एलएच और आरएच बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों की बात है। The both the damaged SEJ and undamaged SEJ on the opposite rail at the same location shall be replaced, यानी दोनों को निकालना है। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एक तरफ स्टॉक रेल टंग रेल लगी हुई है क्योंकि ये तो डैमेज नहीं है, अब कोई बोलेगा कि चलो यहाँ थोड़ी खराब है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको रहने देते, बस इधर ही का करेंगे, नहीं। एक तरफ बोलते ना अनबैलेंसिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है कि भाई एक तरफ टूटा तो वही तरफ का बदली करूंगा, दूसरी तरफ का वैसे ही रहने दूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। क्या करना है, बोथ द डैमेज्ड एंड अनडैमेज्ड एसईजे ऑफ द ऑपोजिट रेल इन द सेम लोकेशन शैल बी रिप्लेस्ड बाय अ क्लोजर रेल। अब क्या करेंगे, दोनों ही एसईजे को हमको क्या करना है, निकाल देना है, एंड रिप्लेस करें किससे, अ क्लोजर रेल, एक क्लोजर रेल का टुकड़ा, उससे आप इसको क्या करेंगे, बदली करेंगे, एंड कनेक्टेड टू एलडब्ल्यूआर विथ स्पेशल क्लैंप एंड फिश प्लेट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग रेल का टुकड़ा निकाल कर डाल देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बफर रेल की तरह हम लोग ये काम करता है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस लेटस मॉडिफाइड, सिंपली मैं एक नया बना ही देता हूँ, वही आसान पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोजर रेल लाकर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर पे मैं कट लगा देता हूँ जरा, रेल का कोई एक टुकड़ा लाकर इंसर्ट कर देंगे हम लोग, समथिंग लाइक दिस, क्लोजर रेल लाके डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बफर रेल बोलते हैं नॉर्मली। तो बफर रेल जो होता है वो जो है 7.5 मीटर का रेल का टुकड़ा होता है, और वो ये इधर पे कुछ गैप वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्लोजर रेल shall be replaced by a closer rail and connected to LWR CWR with special clamp and fish plate, clamp और fish plate से लगा दिया जाएगा। The traffic over clamp joint may be permitted at a restricted speed as per annexure C/8,
अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर एसईजे नहीं है, प्रॉपर एसईजे नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से गाड़ी पास की जाएगी। कब से क्या क्या, क्या करेंगे, ट्रैफिक विल पास एट अ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड एज पर एनएचएच C/8। ठीक है, कब तक, द रेस्ट्रिक्शन में बी रिलैक्स ओनली आफ्टर द न्यू एसईजे हैज बीन इंसर्टेड। जब तक नई एसईजे लाकर नहीं डाल दी जाएगी तब तक ये रेस्ट्रिक्शन चलता रहेगा। ठीक है, और नई एसईजे डाली जाएगी और जो क्लैम्प जॉइंट थे उसको निकाल के वेल्डिंग ना कर दिया जाए, क्लैम्प जॉइंट को निकाल के वेल्डिंग ना कर दिया जाए, तब तक ये इसी चलता रहेगा। ठीक है, यानी ये बफर रेस जो है हमारी, ये टेम्पररी एसईजे का यहाँ पर काम कर रही है। तो कितने का आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है वो यहाँ देख ले आप। ठीक है, यहाँ पर एक अलग से दिया है क्या, जस्ट चेक, नहीं दिया ना, रुको। ये तो हो गया आपका, ये तो बकलिंग का हो गया, ये फ्रैक्चर का, ये दिस वन, ये वाला 1 मीटर लॉन्ग स्लॉटेड फिश प्लेट विद स्क्रू क्लैंप वाला। तो यहाँ पर जब आपका जो है फ्रैक्चर हो गया, ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया, आपको याद होगा तो, कि 1 मीटर लंबी पट्टी वहां पे बांधी जाएगी, फिश प्लेट बांधी जाएगी विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू क्लैंप। और उधर पे क्या करा जाएगा, अगर कोई वहां पर निगरानी करने के लिए देयर इज 24 आवर्स वॉच, तो 30 kmph पे से गाड़ी पास वहां चलते रहेगी। लेकिन अगर वो अरेंजमेंट नहीं है कि कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, तो गाड़ी को जो है 20 kmph पे पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्लियर समझ लें। फिर अब हम फिर से पैराग्राफ में पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी एसईजे डैमेज हो जाएगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक भी हिस्सा उसका डैमेज हुआ, पूरी एसईजे बदली कर देना नई एसईजे से। तुरंत अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, हम पूरी एसईजे डैमेज अनडैमेज सारा पार्ट निकाल के उसको रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लोजर रेल, और उसको जो है एलडब्ल्यूआर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लोजर रेल डाल के एलडब्ल्यूआर से कनेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि मेरा एसईजे का काम है एक्सपांशन वगैरह, तो यहाँ पर जो है सफिशिएंट गैप हम जो है इसके अंदर 7.5 मीटर की नॉर्मली बफर रेल्स हम यूज करते हैं, एंड सफिशिएंट जो है जॉइंट उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी एसईजे, एंड इसको जो है विथ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड गाड़ियां यहाँ पे पास की जाती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से गाड़ियां पास की जाएगी, और जो है जब आपकी न्यू एसईजे आ जाएगी, उसको आपने इंसर्ट कर दिया, जहां पर भी जॉइंट्स क्लैम्प थे वो सारे निकाल के आपने वेल्डिंग कर दिया, तब जाके स्पीड को नॉर्मल किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट हमारा है बकलिंग ऑफ ट्रैक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बकलिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, हमें यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बाजू में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो भी मेरा टेम्परेचर जो है एलडब्ल्यूआर में, मेरा जो भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से ही, टेम्परेचर के हिसाब से हमको यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करना है। एलडब्ल्यूआर में हमारा जो मेंटेनेंस का काम होगा किसके हिसाब से रहेगा, रेल टेम्परेचर के हिसाब से। अभी ठंडी का मौसम, अभी रेल फ्रैक्चर हमने पढ़ा ना, रेल फ्रैक्चर हमने पढ़ा, तो वहां पर रेंज क्या था हमारा, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था TD+10 से TD-30, है कि नहीं, ये था TD+10, TD+10 डिग्री सेल्सियस। और सॉरी क्या हो गया, TD+10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ था TD-30 डिग्री सेल्सियस। जब इसके नीचे गए थे हम, जब हमारा तापमान इसके नीचे गया, हमें कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग करना था। आमतौर पर जो फ्रैक्चर होता है ये कोल्ड वेदर पर CWP लिख देता, CWP फ्रैक्चर जब होता है तो आमतौर पर TD-30 के नीचे ही होता है। और एक उसके ऊपर एक और लिमिट है, एक और लिमिट है, वो क्या है, TD+25, TD+25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो TD+25 डिग्री सेल्सियस, इस TD+10 के ऊपर हमें जो है पेट्रोलिंग में यहाँ पे क्या करना है, हमारा लाइन पर काम बंद कर देना है और हॉट वेदर की तैयारी करना है। तो TD+10 से TD+25 के बीच में हमें कोई ट्रैक में छेड़खानी करना नहीं है। और जो भी हमारा एलडब्ल्यूआर में जो है बकलिंग को अवॉइड करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो लेना होता है। TD+10 से लेकर TD+25 के बीच में हमें नया काम कुछ भी नहीं करना है।
रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस एक्टिविटी बंद कर देना है। अब ट्रैक पर निगरानी रखना है कि कहाँ पर ट्रेस पासिंग हुई लोकेशन है, वहां ब्लास्ट, ये हमने पढ़ा है पहले, जैसे याद दिला रहा हूं मैं आपको। तो जहां पर भी कहीं ट्रेस पासिंग वगैरह हो रही है तो ब्लास्ट की प्रोफाइलिंग की जाए, ड्वार्फ वॉल वगैरह बनाई जाए, और जो है ब्लास्ट की जहाँ पे कमी हुई है कमी को पूरा किया जाए, खास करके लिफ्टिंग एरिया जहाँ पर छनाई हुई होगी, जहाँ पर टीआरटी चली हुई होगी, इन सारी जगहों पर प्रोमिनेंट लोकेशन से जहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वह ब्लास्ट की कमी हो सकती है, वहां हम लोग जाके घूमे फिरे देखें और जहां पर ब्लास्ट की कमी है उसको पूरा करें। ठीक है। और उसके बाद में जब तापमान मेरा TD+25 के ऊपर चला जाता है, जब मेरा तापमान TD+25 के ऊपर चला जाता है, तो हमारा मैनुअल कहता है हॉट वेदर पेट्रोलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी हॉट वेदर पेट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कहीं बकलिंग वगैरह तो नहीं हुई है, या बकलिंग की टेंडेंसी तो नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। आए यहाँ पर पहले तो हम LWR का एक ना बेसिक समझ लें। LWR का एक बेसिक, मैंने एक वीडियो भी भेजी थी आप लोगों से, कहा था देख लेने के लिए, जिसने देखी होगी उसको समझने में जरा आसानी हो जाएगी, बाकी उतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन हियर एज वेल। मेरा LWR का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज ये मेरा एक LWR है, ये मेरा एक LWR है, एंड से इसके बोथ द एंड्स में SEJ है। तो व्हाट आई विल डू, SEJ के लिए जो है मैं यहाँ पर अलग ऐसा कलरिंग कर देता हूँ। सपोज ये मेरी SEJs है, ये ब्लैक कलर के दोनों एंड में क्या है LWR के, सपोज दीज आर माई SEJs। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसईजे के अंदर यहाँ पर भी कुछ गैप है, यहाँ पर भी कुछ गैप है। ना ना व्हेन आई टॉक अबाउट एसईजे, जब मैं कहता हूँ एसईजे, तो एसईजे जो है हमारे ट्रैक को जितना गैप है इतना तो बढ़ने देगी, लेकिन इट कैनॉट, इट वोंट अलाउ यू कि इसके और आगे जाए। एसईजे जो है और आगे जाने को नहीं देगी, जितना गैप, डिजाइन गैप है वो गैप तक रेल को बढ़ने देगी। रेल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ, रेल चाहती है कि मैं थोड़ी सी आगे बढ़ूं, तो एसईजे विल से ओके नो इश्यूज यू कैन गो। एसईजे जो है बोलेगा ठीक है भाई रेल को बढ़ने दो। कब तक, जब तक यहाँ पर गैप अवेलेबल है, जब तक यहाँ पर गैप अवेलेबल है तब तक एसईजे विल परमिट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़ने दो। लेकिन एक स्टेज सपोज ऐसी आई कि ये जो गैप यहाँ पे एसईजे में था, ये गैप भर गया। क्या हो गया, गैप भर गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एसईजे ही इज जैम नाउ। इसको हम क्या बोलेंगे प्रैक्टिकली, एसईजे हमारी क्या हो गई, जैम हो गई। एसईजे क्या हो गई हमारी, जैम हो गई। अब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी गैप अवेलेबल नहीं है। अब ये जब तक इस एसईजे में गैप था, अब यानी अभी देख रहे हैं आप गैप है यहाँ पे, जब तक इसके अंदर एसईजे में गैप था, मेरी रेल, मैं ये कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट दिस रेल वाज स्ट्रेस फ्री। ये मेरी रेल इट वाज स्ट्रेस फ्री, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ गैप अवेलेबल है भाई, जैसा तापमान बढ़ रहा है वैसा रेल को बढ़ने को जगह मिल रही है। दिस इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। बट द मोमेंट बट द मोमेंट मेरा एसईजे जाम हो गया, अब ये जो मेरी रेल है इसको और आगे जाने को जगह नहीं मिल रही है, तो इट इज ट्राइंग टू पुश दिस एसईजे अहेड, आगे धक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी ऐसी चीजें आगे जाने देती नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कई टाइप की ऐसी चीजें होती है, लेकिन सारी ऐसी चीजें में एक चीज जो कॉमन होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो होती है कि स्लीपरें जो एसईजे की होती है, एसईजे की जो स्लीपरें होती है उनके बीच में टाई एंगल होता है। ये समझो मेरी कुछ एसईजे की स्लीपर्स हैं, वो तीन ऐसी, तीन स्लीपर, चार स्लीपर, पांच छह अलग अलग टाइप के डिजाइन में अलग अलग होते हैं। तो मेरे ट्रैक में आमतौर पे तो मैं नहीं देखता हूँ कि कोई स्लीपरों को आपस में रेल के अलावा कोई आपस में बॉन्डिंग होती है, लेकिन आप गौर करें एसईजे के अंदर टाई एंगल लगाई जाती है। ऐसी यहाँ पे मैं रेल पहले बना दूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये अब जो मैं बना रहा हूँ ये रेल है मेरी, ये क्या है, मेरी रेल है, LH रेल एंड से RH रेल, ये मेरी दोनों रेलें हो गई। अब इनके बीच में अब इनके बीच में यहाँ पर आप देखें, देर आर टाई एंगल्स प्रोवाइडेड, एंगल लगाया जाता है, इस तरीके से एंगल लगाया जाती है। ठीक है ना। मैं एसईजे के लिए मार्किंग के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देता हूँ ताकि पता चले कि एसईजे है। ठीक है। समथिंग लाइक दिस।
ताकि हमको पता चले कि ये चीजें है। और यहाँ पर कुछ गैप भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग। जस्ट स्कीमेटिक वे मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ डायग्राम में। ओके। ओके। ये कैसी चीज। अभी जो टाई एंगल है, इस टाई एंगल का काम क्या है, इस टाई एंगल का काम क्या है। सपोज मेरा एलडब्ल्यू आर ऊपर की तरफ से आ रहा है, इसके अंदर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। तो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं तो एलडब्ल्यू आर क्या कोशिश करेगा मालूम क्या। यार ये रेल जो है ना, इसको धक्का मार के, एसईजे को धक्का मार के मैं आगे बढ़ जाऊं। गैप यहाँ था, गैप अभी क्या हो गया मेरा, जैम हो गया, इसको धक्का मारते चले जाओ। अब ये जो ट्राई एंगल्स है, अब इनका रोल आता है। आमतौर पे ये पैसिव इन नेचर होते हैं, लेकिन अभी वो एक्टिव हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सारे के सारे स्लीपर्स एक्टिंग टुगेदर विल गिव कंबाइंड इफेक्ट। बोलते हैं ना एकता में शक्ति। अलग अलग रहेगा तो वो एक एक धीरे धीरे धक्का मार के आगे चला, लेकिन टाई एंगल जब होते हैं तो टाई एंगल जितने भी 3 स्लीपर, 4 स्लीपर, 5 6 अलग अलग एसईजे के हिसाब से, ये सारे के सारे दे एक्ट यूनाइटेडली। दे एक्ट यूनाइटेडली, तो उसको आगे जाने नहीं देते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क किया देने दोनों तरफ, है? यानी कि रेल धक्का मारने की कोशिश कर रही है एसईजे को, लेकिन एलडब्ल्यू धक्का मारने की कोशिश कर रहा है हाई हाई फोर्स से, लेकिन वो आगे जान टस से मस नहीं होगी, बिकॉज ट्राइंगल यहाँ पर लगा हुआ है। एनीवेज, अब होगा क्या। रेल जाना चाहती है आगे की तरफ, जाने को मिल नहीं रहा। रेल आगे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन उसको आगे जाने को नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो फोर्सेस जो थे अब रिवर्स हो जाएंगे। अब ये फोर्सेस जो थे ये रिवर्स हो जाएंगे। इसको मैं अभी ब्लू कलर से बनाता हूँ। अब इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होएगा। क्या होएगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होएगा। यानी अब इसके अंदर दबाव आने लगेगा। इसको अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम बाजू में एक बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये मेरी जो रेल है इसके अंदर अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है। ये जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से रेल के अंदर टेंडेंसी होगी, रेल के अंदर टेंडेंसी होगी कि शायद वो उसके अंदर इस तरीके से ना क्या कहते हैं, फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्स इस तरीके से ना डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है। ये जो कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गए, इसको आगे जाने को जगह नहीं मिला, तो व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल डू कि इट विल ट्राई टू सर्च फॉर अनदर वे। वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगी। क्या करेगा, दूसरा रास्ता ढूंढेगा। भाई मैं निकलू, सीधा रास्ता जाने को नहीं मिल रहा ना, सीधा जाने को नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, आजू बाजू, इधर, इधर, दोनों तरफ, लेफ्ट राइट कहीं पर भी मुझे जाने को रास्ता मिल जाए, बस वो ये इस फिराक में रहेगा कि कहीं से मुझे कोई रास्ता मिल जाए और मैं निकल पड़ू। ठीक है। ये सब नो आ रही बात समझ में। वो क्या कोशिश करेगा कि भाई ट्रैक में कहीं से अपने को निकलने को जगह मिल जाए। अब अगर यहाँ पर मेरा अरेंजमेंट इस तरीके से है, अब अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, पहले नहीं की बात करेंगे। सपोज अरेंजमेंट नहीं है, तो मेरी रेल को जहां से रास्ता मिलेगा, जहां से इस रेल को रास्ता मिलेगा, ये वहां से भाग जाएगी। सपोज ये जो पोर्शन है यहाँ, इसमें से कोई वीक पोर्शन था मेरा, तो वहां से मेरी रेल जो है निकल के आउट ऑफ अलाइनमेंट निकल के चले जाएगी। आई विल टेक अनदर कलर सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो उसको रास्ता कहीं से मिल गया, तो रेल निकल के बाहर भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि साइड से रेजिस्टेंस था नहीं ना, साइड से रेजिस्टेंस था नहीं, तो निकल के भाग जाएगी। तो ये कहलाता है मेरा, ये कहलाता है मेरा बकलिंग। ये जो यहाँ पे प्रोफाइल बना है, रेल जो सीधी थी वो बेंड होके चले गई, इसे हम कहते हैं बकलिंग ऑफ ट्रैक। अब इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास मैकेनिज्म ये है कि भाई रेल को जब आगे जाने को नहीं मिलेगा तो ये साइड वाइज जाएगी। तो हमारे पास बंदोबस्त होता है यहाँ पर। क्या बंदोबस्त होता है कि भाई स्लीपर के एजेस पे जो है दोनों तरफ हम क्या करते थे, शोल्डर बलास्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, शोल्डर बलास्ट। ये अगर इस ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो ये इधर पे होगा, समझे, शोल्डर बलास्ट। अब जैसे कि स्ट्रेसेस डेवलप हुए, भाई रेल भागना चाह रही है साइडवेज में, रेल कोशिश कर रही है कि मैं साइडवेज निकल जाऊं, स्लीपर भागने की कोशिश कर रहा है, शोल्डर ब्लास्ट है, तो शोल्डर ब्लास्ट बोलेगा नहीं आप नहीं जा सकते।
लेकिन अगर शोल्डर ब्लास्ट नहीं तो भाग जाएगा। तब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि शोल्डर ब्लास्ट है तो इट वांट्स टू मूव बट इट वोंट अलाउ। ठीक है, ये साधारण कोर्स में ऐसा होता है कि सफिशिएंट शोल्डर ब्लास्ट है, एसईजे मेंटेन्ड है, तो ये ट्रैक हमारा कहीं बकल वगैरह होता नहीं है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये है बकलिंग ऑफ ट्रैक के बारे में। यह नहीं कि यहाँ कहीं ना कहीं कमी बेशी रह गई, या तो एसईजे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, या कहीं पर जो है लैटरल रेजिस्टेंस कम था, और जो है कहीं ना कहीं पे बलास्ट की कमी थी और मेरा ट्रैक बकल हो गया। होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। तो उसके बारे में यहाँ पर अपने को पढ़ना है कि मैनुअल पैरा 351 में क्या कह रहा है। ठीक है, 351 में क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, अभी हम लोग मैनुअल में जब आगे पढ़ेंगे ना, तो ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन क्या है मैनुअल में बताता हूँ। मैनुअल में लिखा है कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग दो केस बताया, एक तो TD+20 के ऊपर बताया, दूसरा TD+25 के ऊपर बताया। तो क्या है, मैनुअल हमारा कहता है कि जब मिनिमम रेल सेक्शन सॉरी जब स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम है तो TD+20 पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग करेंगे, और जब स्लीपर डेंसिटी 1540 या उससे ज्यादा है तो TD+25 पर करेंगे। अब हम LWR पढ़ रहे हैं, हमारे LWR में हमने देखा होगा कि हमारी मेन लाइन में खास करके जो है मिनिमम स्लीपर डेंसिटी 1540 नंबर्स पर किलोमीटर है। कितना है, 1540 पर किलोमीटर LWR की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इतनी हो। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट हैपेंस, TD+25 पे हमको हॉट वेदर पेट्रोलिंग करनी होती है। ये चीज मैंने सोचा कि आपको क्लियर करके बता दूं। ठीक है, तो अभी हमने इस पैरा को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कुछ जरूरी चीजें थी मैंने आपको बता दिया, सो दैट आप बकलिंग के प्रोसेस को समझो। ठीक है, नाउ लेट अस क्लियर द स्क्रीन और अभी इसको पढ़ते हैं कि क्या कहता है मैनुअल। पैरा 351, पैरा 351 बकलिंग ऑफ ट्रैक के बारे में। बकलिंग जनरल स्टेटमेंट है, बकलिंग और टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग में अकर among others in the following circumstances। यानी कि बकलिंग या टुवर्ड टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग, टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग को हम कहते हैं सन किंग। क्या कहते हैं हम लोग, सन किंग बोलते हैं। टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग को हम सन किंग कहते हैं। तो बकलिंग और टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग यानी बकलिंग होने वाली है, ऑन सेट ऑफ बकलिंग, उसको सन किंग भी कहते हैं हम लोग। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में होती है, यानी कि इन परिस्थितियों में होती है। क्या है वो परिस्थितियां, देख लेते हैं। फेलियर टू अधेयर टू टेम्परेचर रेंजेस स्पेसिफाइड। अभी इसको मैं अंडू कर देता हूँ, मेरा स्क्रीन आपको पूरा डायग्राम मिल जाएगा। अभी मैंने बनाया था ना ये वाला, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है मैनुअल, बकलिंग और टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग में अकर अमंग अदर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। पहला कह रहा है फेलियर टू टेम्परेचर रेंजेस स्पेसिफाइड फॉर वेरियस लेइंग एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ LWR। बढ़ाया था ना आपको, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ग्रीन कलर में था कि उस रेंज के अंदर रहा टेम्परेचर तो हमें क्या करना है, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस का काम करना है। फिर कब आपको काम रोकना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप टेम्परेचर रेंज जो यहाँ पर मेंशन किया गया, अगर उसको टेम्परेचर रेंज को आप अध्ययन नहीं करते हो, उसको फॉलो नहीं करते हो, तो नॉर्मली ये फॉलो ना करने के पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना टेम्परेचर को, जो LWR के मेंटेनेंस को ना टेकन फॉर ग्रांटेड अगर लेते हैं ना जब, यानी कि क्या है, एक छोटा सा हमारे पास टूल है, एक डिवाइस है, रेल थर्मोमीटर, जो बेचारा करीब 5-7 मिनट के अंदर आपको टेम्परेचर दे देता है। ठीक है, हैंडी भी है, आप कहीं पर भी लगा के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत नहीं होती आमतौर पे बार बार रेल थर्मोमीटर देखने की, हम अपने मन के मालिक हैं, हमें होश नहीं है कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो ये फेलियर टू अधेयर उस परिस्थिति में होता है। या मेंटेनेंस की जो प्रोसेस, उन्होंने जो स्टेप्स बताया थे, आपको पढ़ाया था मैंने कि जो है एक बार में 30 से ज्यादा स्लीपर के गाला खोलना नहीं है, साइड में दोनों तरफ बॉक्सिंग होनी चाहिए 30-30 स्लीपर की, एक समय पर एक स्लीपर बदली करें, एक से ज्यादा बदली करना है तो क्या इंस्ट्रक्शंस है, सारी चीजें पढ़ाई थी ना।
ये कुछ स्टेप्स है जिसको हमको LWR मेंटेनेंस के दौरान फॉलो करना है। लेकिन अगर हम उनको नहीं फॉलो करते हैं, ना मेंटेनेंस के दौरान पे टेम्परेचर पे ध्यान देते हैं, ना मेंटेनेंस की एक्टिविटी पे, तो ये बकलिंग का कारण कहीं ना कहीं बन सकता है। दूसरी बात, inadequate resistance to longitudinal, lateral and vertical movement of track due to deficiencies in ballast section or inadequate ballast consolidation। अभी डायग्राम मैंने बनाया, हमारे ट्रैक के अंदर जो है बलास्ट कहाँ कहाँ होती है। एक तो होती है बिल्कुल स्लीपर के नीचे, वो कुशन बलास्ट होती है, ठीक है। तो कुशन बलास्ट का लेना देना कंसोलिडेशन से आ गया। मैंने हमारे ट्रैक पे कोई मेंटेनेंस का, जैसे TRT मशीन चला दी स्लीपर बदली करने के लिए, या हमने BCM मशीन चला के कुशन का जो छनाई वगैरह कर दिया, इस परिस्थिति में इट रिक्वायर्स कंसोलिडेशन, यानी कि नेचुरली गाड़ी चलते चलते या तो ट्रैक बैठे, या फिर हम लोग डायनामिक ट्रैक स्टेबिलाईजर एक पास कर दे तो कंसोलिडेशन हो जाएगा। हमने पढ़ा है कंसोलिडेशन अभी थोड़ा दिनों पहले, कंसोलिडेशन की क्राइटेरिया, ठीक है नहीं। कितना GMT का ट्रैफिक से ज्यादा रहा तो 2 दिन, फिर 24 घंटा, 2 दिन क्राइटेरिया थे ना, हमने पढ़े थे। तो वो अगर कंसोलिडेशन सफिशिएंटली सही से नहीं हुआ, ठीक है, तो एक तो इनएडिक्वेट बलास्ट कंसोलिडेशन कारण बन सकता है बकलिंग का। दूसरा दूसरा कि हमारे ट्रैक में सफिशिएंट बलास्ट ही नहीं है। अब लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, डेफिशिएंसी इन बलास्ट लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा हमारे दो स्लीपरों के बीच में, जिसे हम क्रिप बलास्ट कहते हैं, अगर मेरे ट्रैक में क्रिप बलास्ट सफिशिएंट नहीं होगी, क्रिप बलास्ट यानी कि दो स्लीपरों के बीच में जो बलास्ट होती है इसे हम क्रिप बलास्ट कहते हैं। जैसे ये दो स्लीपर हैं, इनके बीच में ये जो बीच का पोर्शन है इंटरस्टाइसिस है, ये इंटरस्टाइसिस के हमने क्या अंदर क्या है, हमारे बलास्ट होती है ना, ये यहाँ पर, अगर ये सफिशिएंट बलास्ट नहीं होगी, सफिशिएंट क्रिप नहीं होगी, क्रिप अगर खाली होगा, गाला इसका खाली होगा, तो ये लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इनएडिक्वेट रेजिस्टेंस टू लॉन्जिट्यूडनल। दूसरा लैटरल, लैटरल यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था कौन से, शोल्डर बलास्ट। शोल्डर बलास्ट अगर इनएडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ट्रैक, तीसरा जो है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट ट्रैक का होने के लिए यहाँ पे ऊपर से बलास्ट डालने का कोई प्रोविजन तो नहीं है। वो ये है जरूर कि आपने जो है साइड में सफिशिएंट बलास्ट दे रखा है, आपने क्रिप में भी बलास्ट दे रखा है, लेकिन आपने LWR डिस्ट्रेसिंग मांग रहा था, आपने डिस्ट्रेसिंग नहीं किया, तो ट्रैक हमारा वर्टिकली मूव हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये कुछ कारण है आपके बकलिंग के। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यूज ऑफ ineffective fastenings or missing fittings resulting in loss of creep resistance and torsional resistance। हमारे जो ट्रैक में फिटिंग होती है, यहाँ दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। पहली तो बात कर रहा है मिसिंग फिटिंग्स की। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिसिंग फिटिंग का लॉजिक ऐसा है, मिसिंग फिटिंग का लॉजिक ऐसा है कि हमारी एक एक फिटिंग जो है, खास करके हमारी जो है, ऐसे सारी चीजें हैं लेकिन इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसमें सबसे क्रिटिकल है हमारी ERC। इनमें सबसे क्रिटिकल क्या है, ERC, चाबी हमारी। अगर चाबी नहीं लगी है, नीचे रबर पैड भी है, लाइनर भी पड़ा हुआ है, लेकिन चाबी नहीं लगी, तो इसका क्या काम है, तो वहां बॉन्डिंग बराबर नहीं होगी, तो ट्रैक रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तो हमारे ट्रैक में LWR में मिसिंग फिटिंग तो होने ही नहीं चाहिए, हमारे LWR में मिसिंग फिटिंग होना ही नहीं चाहिए।